गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर इट मींस आपके केस बेस्ड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आते हैं एंड आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कोरिंग मार्क्स आपको दे सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम्स में। तो भाई सीट की पेटी बांध लो जल्दी से और मेरे साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेडी रहना, पेन एंड पेपर लेकर के। तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो भाई क्या क्या होने वाला है, तो भाई देखो, The best view comes after the hardest climb. Exactly. अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं भाई फाइनल एग्जाम्स में, तो वो अच्छा व्यू, वो अच्छे मार्क्स आपको तब दिखेंगे जब आप अभी में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो भाई वेस्ट मत करो टाइम को, मैम के साथ लगे रहो। चलो तो भाई जिसको भी जो मेरा प्यारा बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है, तो आज में और कल में एक इवेंट है आपके वेदांतु ऑफलाइन सेंटर का, जहां पे डे 1 में कुल्लू सर आज ले रहे होंगे सेशन एंड कल आपके जे और नीट के सारे मास्टर टीचर मतलब हर्ष सर भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो आप आगे जाकर के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप सारी डिस्कशन उनसे कर सकते हो और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। तो अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू आपको नीचे दिख रहा होगा। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए कुछ नहीं करना, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे का पेमेंट उसमें नहीं करना है, बस उसको फिल करके आपको और इस इवेंट को अटेंड कर लेना है। एक इवेंट आज था, एक इवेंट कल है, दैट इज द 21 जैन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आप अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स से मिल सकते हो और उनसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो अपनी। तो भाई किसका है मौका, किसका है इंतजार, जल्दी से जाओ और फॉर्म को फिल करके अटेंड करो जाके इवेंट। चलो मूविंग अहेड टू द टेस्ट सीरीज। तो जो बच्चा अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसका भी लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां जाओ और जाकर के हर एक सब्जेक्ट एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आपके मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, जिसको आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल एंड लेबल इट्स पार्ट। तो भाई एक लेबल पार्ट बनाना है, तो हमने ये बना लिया एक प्लांट सेल जिसके अंदर एक और सेल मेम्ब्रेन होती है, बाहर का पार्ट सेल वॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम बना लेंगे न्यूक्लियस, एक बड़ा सा, देखो पेरिफेरी में न्यूक्लियस आपको बनाना है क्योंकि इसका जो वैक्यूल होता है वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देता है। ये बन गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बन गया आपका बड़ा सा वैक्यूल, ये बन गया आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक बना सकते हो आप क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे छोटे छोटे आप बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स बना सकते हो। तो भाई यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो मेन कंपोनेंट्स आपको बनाने हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट आपको सेल वॉल बनाना है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपको सेल मेम्ब्रेन बनाना है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपको सेल मेम्ब्रेन बनाना है। थर्ड कंपोनेंट आपको न्यूक्लियस बनाना है एंड फोर्थ कंपोनेंट ईआर बनाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिफ्थ बनाना है आपको क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। एंड सिक्स्थ कंपोनेंट आपको क्या बनाना है, एक वैक्यूल बनाना है जो कि सारे सेल ऑर्गेनल्स को पेरिफेरी पे शिफ्ट कर देगा। लास्ट कंपोनेंट आप क्या बना सकते हो, क्लोरोप्लास्ट बना सकते हो, जो कि एक टाइप का प्लास्टिड होता है। भाई अगर मैं बात करूं गोल्गी अपरेटस की, तो वेल डेवलप्ड वो नहीं होते हैं, इसीलिए हम उनको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज डिक्टियोसोम्स। तो ये सारे पार्ट्स आपको बनाने की जरूरत है जो मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म में मेंशन कर सकते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस बनाना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी वेसिकल्स में आपको पता है जो गोल्गी वेसिकल्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतू सा बनाने की जरूरत है आपको।
Moving on to the next question, how are fishes obtained? What are the advantages of composite fish culture? What are the desirable characteristics of bees variety suitable for honey production? And what is pasturage and how is it related to the honey production? तो भाई फिशेस को ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. एक आपकी कैप्चर फिशरिंग होती है. कैप्चर फिशरिंग क्या होती है? कैप्चर फिशरीज होती है जहां आप समुद्र और ओशियन से डायरेक्ट उनको पकड़ करके लेके आ रहे हो. दूसरे फिशेस की कल्चर होता है एक कल्चर फिशरीज. कल्चर फिशरीज क्या होता है? कल्चर फिशरीज का मतलब होता है कि आप आर्टिफिशियल पॉन्ड में, आर्टिफिशियल एक लेक में या पॉन्ड में फिशेस को ग्रो करवा रहे हो, वो भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिशेस को ग्रो करवा रहे हो ताकि वो खाने के लिए कंपटीशन ना करे. तो इस टाइप की फिशेस को हम कल्चर फिशरीज बोलते हैं. तो इन दो तरीकों से आप फिशेस को ऑब्टेन कर सकते हो. सी से जाकर के ऑब्टेन कर सकते हो. ऐसी टाइप की फिशेस को हम मरीन फिशेस बोलते हैं. ठीक है, वो फिशेस जो आप अपनी रिवर से ऑब्टेन करते हो उनको हम फ्रेश वाटर फिशरीज बोलते हैं. ठीक है, तो इन सारे मेथड से आप फिशेस को ऑब्टेन कर सकते हो. अब बात आती है कंपोजिट फिश कल्चर के एडवांटेज की. किसकी बात आती है? कंपोजिट फिश कल्चर के एडवांटेज की. तो भाई कंपोजिट फिश कल्चर एक्चुअली में होता क्या है पहले तो वो समझ लो. कंपोजिट फिश कल्चर में हम 5 और 6 वेराइटी ऑफ फिशेस को एक साथ ग्रो करवाते हैं. वेराइटी ऑफ फिशेस को एक साथ कल्चर करवाते हैं. क्या करवाते हैं? कल्चर. मतलब हमने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया, उसके अंदर हमने 5 से 6 डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिशेस को ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया. इससे क्या होता है, और वो 5 से 6 फिशेस जो हम ग्रो करवाते हैं वो ऐसी होती हैं जो आपस में खाने को लेकर के कंपटीशन नहीं करती. तो इससे क्या हो गया, जब वो फिशेस आपस में रिप्रोडक्शन करेंगी तो बहुत सारे फिशेस के बेबीज होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, जिससे हमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ फिशेस मिल सकती हैं जिनको हम कैप्चर करके मार्केट में बेच सकते हैं फॉर मीट प्रोडक्शन, एंड उससे हमको पैसे अच्छे मिल सकते हैं. तो यही सबसे मेन एडवांटेज होता है आपके कंपोजिट फिश कल्चर का, जिसमें आप 5 से 6 वेराइटीज को साथ में ग्रो करवाते हो और वो आपस में खाने को लेकर के कंपटीशन नहीं करती है, जिसकी वजह से जब वो रिप्रोडक्शन करती हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंट फिश की वेराइटीज मिल जाती हैं, उनके ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं. ठीक है, तो व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीज वेराइटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन. तो देखो बीज, सबसे पहले तो वो क्या होनी चाहिए, बीज आपको स्टिंग ना करें. क्या ना करें? काटे नहीं. ठीक है, और बीज जो है अपने हनी अपने छत्ते में, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें काफी लॉन्गर टाइम तक रहे, क्योंकि जब जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम तक वो उस हनी कोम के अंदर रहेंगी उतना ज्यादा वो हनी प्रोड्यूस कर पाएंगी. और तीसरा जो होता है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक वो होता है पैस्चरेज. ये पैस्चरेज जो होता है ये अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी फ्लावर होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ फ्लावर. एक बात बताओ, जो हनी बी होती है वो फ्लावर में से ही तो नेक्टर को सक करके हनी को उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है. तो जितना अच्छा अमाउंट ऑफ फ्लावर उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा वो वहां से नेक्टर सक करके आएगी और उस नेक्टर को अच्छे क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी ऑफ हनी में कन्वर्ट करेगी. क्या करेगी? उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ हनी में कन्वर्ट करेगी. इसीलिए भाई हमारे जो पैस्चरेज है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हनी प्रोडक्शन से, क्योंकि ये होती है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर सराउंडिंग इन द सराउंडिंग. तो भाई कैप्चर फिशरिंग जो होती है उससे आप नेचुरल रिसोर्सेज से फिशेस को कैप्चर कर सकते हो. कल्चर फिशरीज जो होती हैं उसमें आप फार्मिंग कर सकते हो फिशेस की, जैसे कि हम क्रॉप की फार्मिंग करते हैं. ठीक है, और ये क्या करती है, देखो कंपोजिट फिश कल्चर का इट इंक्रीजेस द फिशेस फ्रॉम द 0.6 डिफरेंट वेराइटीज को हम एक साथ ग्रो करवाते हैं जो डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं, जिससे उनका क्या होता है वो आपस में खाने को लेकर के लड़ती नहीं है, और इससे हम इंटेंसिव फिश फार्मिंग कर सकते हैं. हमें बहुत सारी फिशेस डिफरेंट वेराइटीज की मिल सकती हैं. डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक बीज की वेराइटी क्या होती है, दे शुड नॉट स्टिंग मच, हमें काटे नहीं ज्यादा, बहुत सारा अच्छा क्वांटिटी में हनी प्रोवाइड करें और बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए वो अपने बी हाइव में रहें और ब्रीड बहुत अच्छे से करें. ब्रीड मतलब आपस में वो रिप्रोडक्शन अच्छे से करेंगी तो बहुत सारी हनी भी प्रोड्यूस हो जाएंगी, और बहुत सारी हनी भी होंगी तो आपको बल्क में हनी का प्रोडक्शन मिल सकता है. ठीक है, अब भाई पैस्चरेज को क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन, उसको हम पैस्चरेज बोलते हैं. ये आपका डायरेक्टली क्वालिटी और क्वांटिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का फ्लावर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का वो नेक्टर सक करेंगी, और नेक्टर अच्छा होगा तो हनी की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, हनी की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, ग्रेट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है,
चलो, मूविंग अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ न्यूरॉन, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन। तो भाई न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारा न्यूरॉन, क्योंकि जितने भी मैसेजेस हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन ओनली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से उसका डायग्राम बनता है। लेबल करूं उसके पार्ट्स को तो ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को हम सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये होती है माइलिन शीथ, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो मैसेजेस आते हैं उनको इधर उधर भागने से बचाती है। ये होता है एक्सॉन, लंबा वाला प्रोसेस, और ये होता है लास्ट में एक्सॉन का एंडिंग या फिर टर्मिनल। तो भाई स्ट्रक्चर तो ये हो गया, फंक्शन मैंने आपको बताया कि जितने भी मैसेजेस आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसको हमारे ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट करने का काम, या फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे मसल्स तक या डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम आपकी न्यूरॉन करती है। तो न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स और फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द ब्रेन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। तो भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जितना भी हमारे बॉडी का कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है वो सब आपका नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, और नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके न्यूरॉन का होता है, क्योंकि वही इंपल्सेस को और मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं। उनके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो साइटोन जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट होता है आपका डेंड्राइट जो कि शॉर्ट प्रोसेस होते हैं, और आपके सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स पे आती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स पे आती है, फिर उसके बाद डेंड्राइट्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन जाती है साइटोन पे, और साइटोन के बाद ये इन्फॉर्मेशन जाती है एक्सॉन पे। आपका सबसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस जो होता है वो एक्सॉन होता है। न्यूरॉन का जो फंक्शन होता है कि बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब मैसेजेस को इंटरप्रेट करके वो बाहर की आउटसाइड बॉडी के जो मैसेजेस होते हैं उसको इंटरप्रेट करके हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेकर के जाना। ये इंपल्सेस जो होती हैं कैसे ट्रेवल करती हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल करती हैं, और फाइनली फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देती है। तो भाई न्यूरॉन का मेन फंक्शन होता है आपका जितना भी इंफॉर्मेशन आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसको कलेक्ट करके ट्रांसमिट करके खोपड़ी तक, ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाना। ठीक है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाना। एंड डायग्राम की बात करूं तो ये होता है डायग्राम, जिसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है? एक्सॉन का टर्मिनल, श्वान सेल्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नोड्स ऑफ रैनवियर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, माइलिन शीथ, एक्सॉन, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स, ये सारे पार्ट्स आपको मेंशन करने की जरूरत है। जो मैं बता रही हूँ बस उसको ही मेंशन करके आना एग्जाम में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो भाई पानी पी लूं उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आपके क्या हैं? ये सारे आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। कैसे हैं? क्या हैं ये? आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। तो भाई इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे पेरेन्काइमा, ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे कोलेनकाइमा, और फिर हम लिखेंगे क्या? स्क्लेरेनकाइमा। तो भाई पेरेन्काइमा की बात करूं तो ये आपके लिविंग सेल्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। और ये किसका किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं? या तो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये इनके फीचर्स हो गए। अब बात करें आपके कोलेनकाइमा की, तो ये भी आपके कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं आपके। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? पेक्टिन से। एक तो पेक्टिन से बनी होती है और दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज।
सेलुलोज। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट के पार्ट्स को। क्या प्रोवाइड करना? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट के पार्ट्स को। मतलब आपके जो प्लांट है हवा में इधर उधर मूव जो करता है वो कोलेनकाइमा की वजह से ही करता है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये आपके डेड सेल्स होते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन कि डेड सेल्स का सिर्फ एक काम होता है आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन होती है और इसका मेन काम क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम होता है आपके स्क्लेरेनकाइमा का। तो ये हो गया भाई आपका तीनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपके लिविंग सेल्स होते हैं, सारे ही पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर्स हो या सीड हो। इनका मेन काम होता है स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करना। कोलेनकाइमा जो होते हैं वो अगेन आपके लिविंग होते हैं। ये आपके बेस ऑफ द पेट्यूल ऑफ द लीफ, जैसे कि ये लीफ है, ये आपकी ब्रांच से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके कोलेनकाइमा। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। बात करें स्क्लेरेनकाइमा की तो अगेन ये आपके डेड सेल्स होते हैं, हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीड की आउटर कवरिंग में। एंड इनका काम क्या होता है? चीफ मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। Moving ahead with the next question. चलो तो let's start with the next question. Name the cell organelle for the following. Present only in plant cell and provide strength and rigidity to the cell. ये होता है cell wall, जो कि सिर्फ और सिर्फ plant cell में present होता है. It is the site of lipid synthesis and helps in detoxification of drugs. ये होते हैं smooth endoplasmic reticulum. The inner membrane is folded to form cristae. It has its own DNA and protein. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया होता है भाई। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये होते हैं गोल्गी एपरेटस, जो कि लाइसोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। गोल्गी एपरेटस इज द करेक्ट आंसर। इट इम्पार्ट्स कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर्स। इट इम्पार्ट्स कलर एंड फ्रूट ऑफ द फ्लावर्स। क्रोमोप्लास्ट, जो कि एक टाइप के क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि एक टाइप के क्या होते हैं? दे आर द प्लास्टिड्स, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि है आपका राइट अ नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यू डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो भाई एपिथेलियल टिश्यू इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट में कवरिंग होती है। ये आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं क्या? आपके एपिथेलियल टिश्यूज। आपके एपिथेलियल टिश्यूज जितनी भी आपके ऑर्गन्स की इनर कैविटी होती है उनको कवर करने का काम, बाहर आपको कवर करने का काम, ये सारा काम जो है आपके एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या क्या होता है? एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन जो है कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा काम क्या होता है इनका? आपकी एब्जॉर्प्शन को करवाना, एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन करवाना, एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन में हेल्प करना। तो ये दोनों काम किसके होते हैं? कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के। ठीक है, कॉलमनार। दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन क्या हो गया? एक्सचेंज करवाने का, मटेरियल का एक्सचेंज करवाने का। तो मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई मूवमेंट करवाना है तो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई एब्जॉर्प्शन करवाना है तब उसमें भी कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एक्सक्रीशन करवाना है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ग्लैंड्स जो है उनके अंदर आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे ही फंक्शंस आपके एपिथेलियल टिश्यूज के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज इज द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। इनके जो सेल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसमें नहीं प्रेजेंट होती है और एक कंटिन्यूअस शीट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक सेल की लेयर है, उसके ऊपर दूसरे सेल की लेयर है, उसके ऊपर तीसरे सेल की लेयर है। ठीक है, और ये आपकी इनर एंड आउटर दोनों ही कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, एक बैरियर बनाते हैं स्किन में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, ब्लड वेसल्स में, लंग की एल्वेलाई में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, सब में आपके एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं।
इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का, अंडरलाइन सेल्स को इंजरी से प्रोटेक्ट करना, वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की, ठीक है, इन सब की चीजों में हेल्प करते हैं। एक्सचेंज में सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं जैसे कि स्वेट को, सलाइवा को, एंजाइम्स को, इन सब को सिक्रीट करने का काम आपके एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। तो देख रहे हो एक टिश्यू के कितने सारे फंक्शंस होते हैं एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं। स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स जो कि आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल में क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनका एक और टाइप होता है, दैट इज द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, जो कि जिसपे सीलिया प्रेजेंट होता है और वो किसकी हेल्प करवाता है, मूवमेंट की हेल्प करवाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम आपके स्क्वाइमस एपिथेलियम का ही पार्ट होते हैं। एक और होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स जो कि आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स में, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्वेटिंग परफॉर्म करते हैं, हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, उसका काम जो आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स करते हैं। Moving ahead with the next question, that is the permanent tissue. What is a permanent tissue and classify permanent tissue and describe them. भाई permanent tissue क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनको हमें डिफाइन करना है। तो भाई permanent tissues वो होते हैं, permanent tissues कौन होते हैं, permanent tissues वो होते हैं जिनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती, no capacity to perform cell division. To perform cell division इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती है सेल डिविजन परफॉर्म करने की, ठीक है। सेल डिवीजन नहीं परफॉर्म कर पाते ये। और ये कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, दे कैन परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने का काम इनका होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने का काम होता है। और ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्शन मतलब किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, या फिर वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दो कौन से टिश्यूज हो गए, एक हो गए आपके जाइलम जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं और दूसरे हो गए फ्लोएम जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही डिराइव्ड होते हैं, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है सेल डिवीजन परफॉर्म करने की, और एक डेफिनेट फॉर्मेट को उन्होंने अपना लिया है। दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। ये आपके तीन तरीके के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अभी मैंने बताया पेरेन्काइमा जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, आपके स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। कोलेनकाइमा जो होते हैं अगेन वो भी लिविंग सेल्स होते हैं और उनका काम होता है प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब हवा में वो इधर उधर झूल सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो आपके डेड सेल्स होते हैं, हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स मतलब जहां जहां पे आपके डेड सेल्स प्रेजेंट होंगे वहां पे, जैसे सीड की आउटर कवरिंग, हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स से बने हुए होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम। जो जाइलम होते हैं वो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, चार तरीके के होते हैं, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा गलत लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जितने भी जाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, और वो किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, चार एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जितने भी फ्लोएम के सेल्स होते हैं वो सब लिविंग होते हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, और ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि आपके फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इतना बड़ा सा आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। Moving ahead with the next question, give reason for the following कि meristematic cells have prominent nucleus and dense cytoplasm but they lack vacuole because they perform the function
फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन। जिस सेल जो कंटिन्यूअसली सेल्स डिवाइड होते रहते हैं उनको खाने का स्टोरेज नहीं करना होता है, उनको क्या जरूरत है खाने का स्टोरेज करने की, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनका न्यूक्लियस इतना डार्क सा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत सारा होता है और वैक्यूल्स की कमी होती है क्योंकि उनका फंक्शन सिर्फ सेल डिवीजन परफॉर्म करने का होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज बिकॉज दे आर डेड सेल्स। जो डेड सेल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या ही होगी, तो इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती। वी गेट अ क्रंची एंड ग्रैनुलर फीलिंग व्हेन वी च्यू पीयर फ्रूट्स। तो क्या प्रेजेंट होता है, जस्ट अ सेकेंड। ब्रांचेस ऑफ अ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन अ हाई विंड वेलोसिटी, क्योंकि इनके अंदर कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट ट्री बिकॉज वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और डेड सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं जिनको टीयर करना बहुत ही डेंजरस रहता है। तो आपके पीयर के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस स्टोन सेल्स होते हैं जो कि ग्रैनुलर होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस स्टोन सेल्स मतलब वो डेड सेल्स ही होते हैं आपके, जो कि आपके थिक होते हैं काफी ज्यादा, इसीलिए जब हम पीयर नाशपाती को खाते हैं तो हमें क्रंची सी फीलिंग आती है। Moving ahead with the 9th question, explain any one method of crop production which ensures high yield and what are the advantages of intercropping and crop rotation। एक ऐसा मेथड जो क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा एनहांस करता है, कोई भी लिख सकते हो आप, न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव कर सकते हो मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करके, इरिगेशन की फैसिलिटीज मतलब पानी उनको अच्छा खासा प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर सकते हो। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात हो सकती है, या फिर आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर सकते हो। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अब एडवांटेजेस की बात करें इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन की, तो भाई दोनों का ही एडवांटेज, फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, आपका लेबर और टाइम बचा रहे हैं और बहुत ही इजीली हार्वेस्ट कर सकते हो आप इन क्रॉप्स को। क्रॉप रोटेशन भी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देता, डिप्लीशन नहीं होता किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का सॉइल के अंदर, और पेस्ट को और वीड्स को भी कंट्रोल करते हैं आपके क्रॉप रोटेशन। और कोई भी केमिकल नेचर खराब नहीं करता ये सॉइल का, मतलब ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों के ही फायदे आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसीलिए हम इन दोनों मेथड्स को यूज करके क्रॉप की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपने नेचर को भी बचा सकते हैं। Moving ahead with the next question, what is a GM crop? Name any one crop which is grown in India. What are weeds and fertilizers and their examples? So भाई GM crops को हम genetically modified crops बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? genetically modified crops बोलते हैं, मतलब कि हमने कोई ऐसी क्रॉप ली जिसके अंदर हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया हमने जो उसको किससे बचा रहा है, डिसीजेस से बचा रहा है, बीमारियों से बचा रहा है। तो ये आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के फायदे होते हैं और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन। वीड्स और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वीड्स क्या होते हैं, आपके अनवांटेड प्लांट्स, दे आर द अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपके क्रॉप को ग्रो होने नहीं देते, क्योंकि भाई क्रॉप्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पानी चाहिए अच्छे खासे अमाउंट में। तो ये वीड्स क्या करते हैं, उनके साथ में ग्रो करके उनका सारा न्यूट्रिशन उसका चुरा लेते हैं, वो पानी हो चाहे आपके सॉइल के न्यूट्रिशन हो। तो भाई सारे न्यूट्रिशन अगर वीड्स के पास चले जाएंगे तो आपकी क्रॉप को कुछ मिलेगा ही नहीं, और मिलता नहीं है तो क्रॉप्स आपकी ग्रो नहीं कर पाती। तो ये होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये आपके न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को चाहिए, वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। मैनमेड होते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, लेकिन ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज द केमिकल्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना डिजायर्ड जीन अपने टारगेट क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर आ जाती है जो उनको बीमारियों से बचाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मतलब बीटी कॉटन में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते थे, तो पूरी कॉटन की जो पौधा होता था वो खराब हो जाता था। जब हम लोगों ने ऐसा डिजायर्ड जीन उस बीटी कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो वो
प्लांट कैसा हो गया, डिसीज रेजिस्टेंट हो गया। मतलब अब उनको इंसेक्टिसाइड देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो अपने आप ही बच जा रहे थे इस जीन की वजह से। और कौन सा इंसेक्ट उनको खराब करता था, बॉल वॉर्म। ठीक है, तो इस वॉर्म से बचने के लिए हमने उनके अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया जो उनको क्या कर रहा था, इस बॉल वॉर्म से खुद ब खुद बचा रहा था। ऐसी टाइप की क्रॉप को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वीड्स, मैंने बताया अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये सारा कंज्यूम कर लेते हैं वाटर, सनलाइट, फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। बरमूडा ग्रास, कैनाबिस, ये सारे आपकी वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजर्स पे, तो ये आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एडिशनल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं सॉइल के अंदर ताकि क्रॉप्स उनको यूज कर सके। इससे क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होती है, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत डिक्रीज करते हैं। सो दिस वाज एंड ऑफ आवर सेशन। तो भाई सेशन जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना ताकि उनका भी फाइनल एग्जाम्स में भला हो जाए। और अगर आपको ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट सेशन के पीडीएफ चाहिए या नोटिफिकेशंस चाहिए तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो इस सेशन की पीडीएफ आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगी। और अगर किसी को मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।